square matrix examples like this one, 1 2 3 4, number of rows 2, number of columns 2, ठीक है ना. Similarly 3 3 by 3. So these are the matrices, these are the square matrices, ठीक है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना वो इक्वल है. क्लियर हो गया. अच्छा, दूसरी बात, नल मैट्रिक्स क्या होती है या जीरो मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जो है ना वो जीरो हैं, इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं. नल को जीरो मैट्रिक्स. ये 1 by 1 जीरो मैट्रिक्स है, और अगर 2 by 2 हो तो कुछ इस तरह होगी, और अगर 3 by 3 हो तो ऐसे. सो दीज आर द नल मैट्रिसेस. और अगर दूसरी मैट्रिक्स एक और है, इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल इसको बोलते हैं, ये फर्स्ट डायगोनल. तो फर्स्ट डायगोनल है वो हमेशा 1 होगा और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं. तो अगर 1 by 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1 ही बन जाएगा, और अगर 2 by 2 हो तो इस तरह बनेगा, ये 1 1 बाकी सारे 0. डायगोनल 1 1 है और बाकी सारे 0, और अगर 3 by 3 है तो इस तरह होगा, डायगोनल हो गया पूरा, बाकी एलिमेंट 0. क्लियर सर है. ये मुझे समझ नहीं है कि ये एक दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा. Square matrices are those matrices in which number of rows and number of columns are equal. ठीक है, ये 1 by 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 by 2 की, 3 by 3 की. नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं इसमें. ये सही है. क्लियर है. नेक्स्ट, जीरो और नल मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट 0 होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाई है. ये 1 by 1 है, ये 2 by 2 और ये 3 by 3 है. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल, ये डायगोनल है, ये सारा 1 होता है. इस तरह यहाँ पे ये डायगोनल है, ये क्या होता है 1, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं 0. तो दिस इज 1 by 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज बाय 2 by 2, यानी कि 2 by 2 में जो बोल रहा हूँ ऑर्डर में, और ये 3 by 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. क्लियर. अच्छा जी, ये तो कुछ टाइप्स है जो आपको पता नहीं चाहिए. बाकी कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स का एक ही कॉलम होता है, और रो मैट्रिक्स से कहते हैं इसका एक ही रो होती है. कॉलम मैट्रिक्स, it has only one. तो इसका ऐसा एक ही कॉलम होता है. जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, 1 1, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, और अगर 3 by 1 हो तो ऐसे है. So all of these matrices have only one column, so these are called column matrices. दूसरी उसकी टाइप रो मैट्रिक्स, या वेक्टर्स में पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना. रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स के अंदर इट हैज ओनली वन रो. कॉलम में मर्जी हो, जैसे यहाँ पे एक ही कॉलम है लेकिन रोज ज़्यादा भी हो सकती हैं. तो ये कुछ इस तरह आ जाएगी, ये एक ही कॉलम है, और अगर 1 by 2 हो तो कुछ ऐसे हो सकता है, और अगर 1 by 3 हो तो ऐसे भी हो सकता है. ऑल ऑफ दीज हैव ओनली वन रो, दीज आर कॉल्ड रो मैट्रिक्स. ठीक है, समझ आ गई. कुछ टाइप्स आपको बता दी हैं, या आपको पता नहीं चाहिए. अब आगे चलते हैं. 2 टॉपिक्स हमारे मैट्रिसेस के, एक है जी डिटर्मिनेंट क्या होता है, और दूसरा इनवर्स कैसे निकलता है. ठीक है, मैट्रिक्स का, तो वो अब देखते हैं.
डिटर्मिनेंट को हम मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं, ठीक है जी। तो कोई भी मैट्रिक्स हो जो आपको मिलेगी ना मैट्रिक्स, वो हमेशा मिलेगी 2/2 की डिटर्मिनेंट, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर 3/3 का डिटर्मिनेंट नहीं है, याद रखना है। तो डिटर्मिनेंट हमेशा निकलता किसका है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो 1/1 भी हो सकती है, 2/2 भी हो सकती है, 3/3 भी हो सकती है, 4/4 भी हो सकती है। लेकिन जो आपके सिलेबस के अंदर जो डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं वो हमेशा 2/2 होगी। समझ आ गई है? तो एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। तो सपोज ए मैट्रिक्स है हमारे पास एक 1 2 -4 8, ठीक है। ये कौन सी है, 2/2 मैट्रिक्स है। सो अब इसका डिटर्मिनेंट आपने निकालना है। तो डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो ऐसे भी लिखा जा सकता है, डी ऑफ ए, और इट कैन आल्सो बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ ए, यानी मॉड साइन ये लगा हुआ साइड पे। और अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो ए का आपने मैट्रिक्स का भी हटा देना है और इसकी जगह मॉड लगा देना है, ऐसे 1 -4 8। सो अब ये कैसे करते हैं, हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। इसमें हम फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। लिखता हूँ मैं यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट डायगोनल ठीक हो गया, देन माइनस अब अगला भी यही लिखना है, लेकिन प्रोडक्ट किसकी होगी अब, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड डायगोनल। ये 2/2 का रूल है, ठीक है जी। समझ आ गई है? सर मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कर फर्स्ट रहे हैं। डायगोनल क्या है जी, ये 2/2 मैट्रिक्स है ना, तो फर्स्ट डायगोनल का क्या है, 1 और 2 है ना, जो मैंने इसको शो किया आपको दिखाया हुआ ये। तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 और 2, इनकी प्रोडक्ट क्या कैसे कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन को। ये लीजिए मैंने की मल्टीप्लिकेशन, तो बेहतर है कि आप ब्रैकेट्स में कर लें ऐसे, 1 × 2। क्लियर है? प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट डायगोनल। अब समझ आ गई मुंतहा? देन माइनस लिखा ना ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड डायगोनल। सेकंड डायगोनल Yes, कौन sir. सा है, ये है जी सेकंड डायगोनल, ठीक हो गया, ये सेकंड है। और फर्स्ट कौन सा था, ऊपर वाला जो इधर से शुरू होता है। तो सेकंड डायगोनल में जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, 8 और -4, 8 × -4। क्लियर हो गया? आप इसको सिंप्लीफाई कर देना है, आंसर आ जाएगा बस। ये आपका डिटरमिनेंट निकल आएगा। 1 × 2 is 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 4 32। So determinant will be equal to 36. Clear? So this is the determinant of the matrix. Determinant असल में मैग्नीट्यूड को बोलते हैं हम नॉर्मली, ठीक है। इसकी हमें जरूरत पड़ती है जब हम इनवर्स निकालते तो 34 नहीं होगा? हैं, सॉरी 34। सही है, इसकी हमें जरूरत पड़ती है Yes, हम sir. इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लें जरा, ये जो रूल है इसका, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड डायगोनल। अब कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि कुछ इस पे ज़्यादा हो जाए, स्ट्रेंथ आ जाए इसका कोई कॉन्सेप्ट की। ये कर लें, लिख लें, मैं आगे चलता हूँ। डन सर। अब इस बारे में इन्वर्स ही है, चलें छोड़ें इसको भी, फिर इन्वर्स पहले सीख लेते हैं। अच्छा जी, ये आपको क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन कैसे आ सकता है जी, फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, बस ये पूछेगा और आप इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ आ गई है? अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये था हमारे पास, याद रखना है डिटरमिनेंट।
सर अगर डिटर्मिनेंट 3 स्क्वायर में आ जाए तो फिर मेथड यही रहेगा कि हम उसका डायगोनल। नहीं 3/3 पे आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है सर। रूल है वो। रूल सबके लिए एक ही है असल में, इसके लिए ना शॉर्टकट उन्होंने रूल बनाया हुआ 2/2 के लिए। तो जो 3/3 है ना उसके लिए अलग रूल है, वो आप ए लेवल में करते हैं, यहाँ नहीं है। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड टॉपिक जो पता होना चाहिए, दैट इज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्योंकि अगर मैट्रिक्स की डिवीजन नहीं होती है तो इसका इनवर्स होता है, इसी वजह से। मतलब कि मैट्रिक्स का रेसिप्रोकल ये नहीं होता, ठीक है जी। इसका बल्कि क्या होता है, ये नहीं होगा, इसके बजाय ए का इनवर्स होता है, याद रखना है। क्लियर हो गया? सो मैं अगर पिछला वाला Yes, देखूं, sir. मैट्रिक्स यही वाला ए, तो मैं एग्जांपल है जी, मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स है? सपोज दिस इज बी। So we have a matrix B, elements are 4, 1, 3 and -5. So इनवर्स इसका निकालना, तो इनवर्स का जरा फॉर्मूला जरा लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसी का भी मैट्रिक्स का इनवर्स लेना हो, जैसे कि बी इनवर्स है, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट बोलते हैं एडीजी को, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये फॉर्मूला है। किसी भी मैट्रिक्स ए का हो तो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा, और अगर बी मैट्रिक्स है तो बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सो इट मींस वी नीड टू फाइंड एडजॉइंट एज वेल एज डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब बी का पहले क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइंट बाद में निकालना है, पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो ना तो समथिंग इज ओवर जीरो इन्फिनिटी होता है, तो फिर आपका इनवर्स आ ही नहीं सकता ऐसे मैट्रिक्स का। इसी वजह से डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेते हैं, अगर जीरो हो तो हम कहते हैं सर जो इनवर्स है पॉसिबल ही नहीं है। और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, ठीक है ना, जैसे पिछले केस में था, पिछले एग्जाम्पल में, तो फिर हम इसका आगे चलते हैं, एडजॉइंट भी निकालते हैं और इनवर्स निकालते हैं। अगर पहले ही डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, इसका मतलब वो उसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हो गया? एंड any matrix that whose determinant is equal to 0 is known as a singular matrix। क्या बोलते हैं इसको? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का जो है वो इनवर्स नहीं होता। क्लियर हो गया? चले जी, अब निकालते हैं डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू, क्या ऐसा डायगोनल, ये मैं चले पहले लिख देता हूँ, ये मैंने साइन चेंज किया, देखें ये मैंने एटलीस्ट से लिखा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी, ये देखें फर्स्ट डायगोनल कौन सा है, 4 - 5 है ना, 4 × -5, और सेकंड माइनस खुद से लगाना है। एंड व्हाट अबाउट द सेकंड डायगोनल इज दिस, so 1 × 3। क्लियर? So 4 × -5 is -20 and -1 × -3 आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट आ गया मेरे पास -2, and which is not equal to 0. So it means inverse of B is possible. ये वैसे मैंने स्टेटमेंट लिखी है, जरूरत नहीं लिखने की, बता रहा हूँ कि जब B का इनवर्स है वो निकाला जा सकता है। ठीक हो गया? समझ आ गई है? सेकंड चीज जो आपने करनी है वो निकालना है इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट में क्या करते होते हैं हम, मैट्रिक्स के जो ये वाले जो है ना फर्स्ट डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, और जो सेकंड डायगोनल है उसके एलिमेंट्स का साइन चेंज करते हैं। ठीक है,
एडजॉइंट के लिए करते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एडजॉइंट के लिए, एडजॉइंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू, फर्स्ट डायगोनल कौन सा है जी, 4 माइनस 5, इसको आपने इंटरचेंज कर देना, यानी कि 4 की जगह -5 आ जाएगा, माइनस 5 जगह 4, तो ये आ जाएगा -5। फर्स्ट डायगोनल को इंटरचेंज करना है एलिमेंट्स को, और सेकंड डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज करना। समझ आई बात की? जैसे साइन दोनों के पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव बन जाएंगे, इंटरचेंज नहीं करना, सिर्फ साइन चेंज करना है सेकंड डायगोनल को। सो दिस इज एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ बी। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं आप। चलो आगे फिर। यस सर। नो सर। हाँ जी बताएं क्या मसला है इसमें। ये मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखिए मैंने बी रखा था ना ऐसे, क्या था, श्योर सर। मैं ये दिखा देता हूँ आपको। इनको क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया, सॉरी ऐसे, इसको ये इधर गया और ये इधर आ सर गया, नो प्रॉब्लम। और इनको क्या किया है, इन पर साइन चेंज कर दिया। क्लियर हो गया? चले जी, तो ये ज्वाइंट बी निकल आया, अब क्या निकालना है, लास्ट स्टेप है इनवर्स। ये दोनों चीजें निकल आई, ये भी निकल आया, ये भी निकल आया, अब रह गया बी इनवर्स। सो बी इनवर्स विल बी इक्वल टू, आपको पता है क्या है जी, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी जो है ना, अभी देखा था आपने पीछे क्या था निकाला, वापस चलते हैं, -5 -1 -3 4, -3 and 4 divided by determinant is what, determinant -20. -23। No sir, -23. yes. अब ये -23 डिवाइड कर रहा है ना, एक नंबर है जो डिवाइड कर रहा है, मैट्रिक्स नहीं डिवाइड कर रहा है, याद रखें। तो Yes sir. ये हर किसी के साथ डिवाइड होगा, जैसे कि -5 ओवर -23 आ गया, हर एलिमेंट से डिवाइड होगा, -1 ओवर -23, इसी तरह -3 ओवर -23, and the final one is 4 over -23. तो इसमें सिंप्लीफाई 8 माइनस इंटू माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 ओवर 23, ये आ जाएगा 3/23, 1/23, एंड लास्ट वन इज 4/20, -4/20, माइनस ऊपर चला गया। क्लियर हो गया? तो दिस इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब ये इनवर्स का फायदा क्या है, देखें एक और प्रॉपर्टी देखिए, अगर मैं b को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं, b मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय इट्स इनवर्स, तो आई गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ आई है मतलब क्या मेरे पास हासिल होगा, ये निकल आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, ये होमवर्क समझ लें, ये b लें और ये b के इनवर्स लें, इनको मल्टीप्लाई करें, आपके पास यही आंसर आएगा जो मैंने लिखा है। समझ आई है? यानी किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपके पास क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट वी विल यूज इन द ट्रांसफॉर्मेशन में काफी हम यूज करते हैं। चले गए, मुझे भी याद आया अभी। चलिए इसको नोट कर लें। सर ये मुझे लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया कि आपने ये क्या क्या है कि मैट्रिक्स का, कोई भी मैट्रिक्स होना उसके उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ना। एक और, हाँ एक और चीज, b को b इनवर्स से कर दिया जाए या b इनवर्स को b से कर दिया जाए, दोनों का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिस, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो आपके पास जो इनवर्स है वो ये मैट्रिक्स है ना, और b क्या था हमारे पास, वो पीछे वो देखें ये है लिखा हुआ b। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना, इन दोनों मैट्रिक्स को, तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। और एक और चीज बताइए, व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर इज दिस, ये वाला b इनवर्स। ठीक है तो सर। मैंने सर एक आइडेंटिटी बताई है मैट्रिक्स की जो आपने याद रखनी है, तो वी यूज दिस आइडेंटिटी इन ट्रांसफॉर्मेशंस टॉपिक। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ये चीज, यानी यूज करेंगे आइडेंटिटी।
क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स पता लग गए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन एम मैट्रिक्स इज गिवन, ये थोड़ा सा मैं लार्ज कर लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। The matrix is given 5 2 3 minus 3, so we have to find the inverse of m। इसका क्या निकालना आपने? इनवर्स। अब क्वेश्चन में ना मैं तो भी थोड़ा लेंथी किया है, लेकिन जो क्वेश्चन में स्पेस कम होती है आपको नजर आ रहा है इसमें, तो आप इसके लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला है? m इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ m ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ m, यही फॉर्मूला है ना? यस सर। तो एडजॉइंट ऑफ m जो है ना वो डायरेक्ट करें, क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी 5 की जगह 4 आ गया, 4 की जगह 5 आ गया, और इनके साइन चेंज करने हैं, -3 का 3 हो गया और 2 का हो गया -2, -2। एंड देन डिवाइड बाय द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट भी यही निकालने हैं इकट्ठा ही, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और स्पेस ज़्यादा कवर ना हो, तो टाइम भी वेस्ट ना हो। सो डिटरमिनेंट के लिए क्या करते थे, फर्स्ट डायगोनल को लेते हैं 4 20। × 5, 5 × 4। अभी डायरेक्ट ना लिखें, तरह शो तो करें ना कैसे कर रहे हैं, माइनस यस लगाते सर। हैं 2 × -3, शो भी किया तो -6। बताइए, बिल्कुल डायरेक्ट ना आंसर लिख दिया करें। तो ये कितना बन जाएगा, 4 3 26। -2 एंड 5, तो 20 ऊपर आ गया, 20 + 6 26 हो जाएगा। तो अब ये मैं डायरेक्ट आंसर इधर लिख रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो कर लें सिंप्लीफाई। 4/26 -2/26, सबसे डिवाइड करेंगे ना 26, 3/26 एंड लास्ट वन इज 5/26। अब इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, वो क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड में ये 2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 13, सिमिलरली दिस वन 1 एंड दिस वन 13, so the final answer will be 2/13, 3/26 -1/13 and 5/26। सही हो गया, समझ आ गई है? यस सर। सर ये पार्ट उसी के है कि समझे हमारे पास मैट्रिसेस दी होती हैं कि हमने मैट्रिसेस से फिर उसका एरिया निकालना होता है। एरिया किसमें, एरिया कहाँ से आ गया, समझ नहीं आया। सर नहीं समझे, ये तो मैट्रिसेस इसमें दी हुई हैं कि समझे ग्राफ पे भी दी होती हैं, उसका देन हमने एरिया निकालना होता है। किसमें, फिजिक्स में? नहीं नहीं सर, ये मैथ ही में। एरिया फाइंड करना होता है, किस तरह क्वेश्चन होता जैसे समझे ना, एक ट्रायंगल दिया होगा, उसके है? अच्छा 3 वर्टिसेस होंगे। वो फिर हो सकता है 3 पॉइंट्स आपको गिवन हो, उसको 3 पॉइंट्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में शो किया हो ऑर्डर पेयर में, तो वो एक एक कॉलम जो है एक एक पॉइंट को शो करेगा, वन वन कॉलम जो भी है, फिर उससे आपको यस सर। एरिया भी निकाला जा सकता है, लेकिन फिर वो तो ग्राफ के हिसाब से निकलेगा। ठीक है अच्छा जी, पर ये नोट कर लें तो मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। डन सर। ऑलराइट, अच्छा जी, अब ये तो है सिंप्लीफिकेशन वैसे है, और ये मल्टीप्लिकेशन हमने कल कर लिया था शायद, ये वाला पार्ट ये रह गया है ना। बी इनवर्स कहता है जी पार्ट सी में, बी इनवर्स जो है ना वो इक्वल है k × a के, यानी ये रिलेशन उसने, यानी इक्वेशन एक खुद दी हुई है, वेयर k इज अ रैशनल नंबर, तो k की वैल्यू निकाल के दो। पहले ये मैं इक्वेशन लिखता हूँ, बी इनवर्स है क्या, पहले ये देखते हैं ना क्या है। बी इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी, बड़ा कम नंबर नहीं है उसमें, चलें। अच्छा जी, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ऐसे भी डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। सो व्हाट इज adjoint of b,
बी के इंटरचेंज करें, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा ना, तो 0 3 हो गया इस तरह। एंड साइन चेंज करते हैं सेकंड डायगोनल के, तो ये 1 और वो -2। एंड व्हाट अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ बी? 3 into 0 -2 into -1। तो ये 3 0 0 आ गया, +2 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब ये क्या बन गया मेरे पास, नीचे आ जाएगा 2 +2 आ जाएगा ना, तो 0/2 0 ही आ जाएगा, 1/2 1/2 आ गया, 2/2 -2/2 आ जाएगा -1, और 3/2 आ जाएगा 1.5। यहाँ चले 3/2 ले लेते हैं। So this is the inverse of B। क्लियर हो गया? अब आपने करना है B, लिखें दोबारा B इनवर्स जो लिखा हुआ है ना ऊपर रिलेशन, ये वाला B inverse is equal to K into A। Now insert the values। B inverse is this, एंड K A मतलब क्या बन जाएगा, K जो है ना एक नंबर है, मल्टीप्लाई कर जाएगा किसके साथ, चलें अभी दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे जो है A को निकाल लें जरा, 0 -2 1 और 3। अब जरा गौर करें, ये दोनों मैट्रिक्स हैं, K जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये पिछले नहीं, इसका मतलब है कोई एक नंबर है कोई, जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ इस मैट्रिक्स से, तो मेरे पास B इनवर्स वाली मैट्रिक्स निकल आती है। तो ये ऐसा कोई नंबर आएगा जो कि एक तो तरीका कि आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, इक्वल कर लें। चलें अगर मैं K को इधर ले जाऊँ, ये बन जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा -2K, ये बन जाएगा K, और ये बन जाएगा 3K। क्लियर हो गया? अब आपको पता होना चाहिए जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनके सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं। क्या मतलब है इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने का? ये देखें, ये 0 0 इक्वल, और ये जो चीज़ है ना ये इक्वल होनी चाहिए किसके, इसके। क्लियर है? इसी तरह ये होना चाहिए किसके, इक्वल इसके, और 3/2 इक्वल होना चाहिए किसके, 3K के। तो आप इनमें जो सा इक्वल नजर आ रहा है किसी को भी कर दें इक्वल, K निकल आएगा। पहले ही मैं कर लेता हूँ, -1 इज इक्वल टू क्या बन रहा है, -2K, माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो K क्या आ जाएगा 1/2। क्लियर हो गया? देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। तो मुझे ये लास्ट बात की नहीं समझ आई कि हमने कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। इनमें से कोई भी ले लो, जैसे 1/2 इक्वल टू यहाँ से भी निकला, देखिए 1/2 इज इक्वल टू K ऑलरेडी निकला हुआ है, या 3/2 इज इक्वल टू 3K करें तो उससे कोई आंसर से सेम ही आएगा। बाकी 0 इक्वल टू 0 का फायदा ही नहीं करने का। ठीक है सर। सर कोरिस्पोंडिंग पॉइंट्स इक्वल होने चाहिए, तो नहीं ना कि नहीं मुख्तलिफ साइंस हो सकते हैं। साइन का मसला नहीं है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमेशा इक्वल होंगे। अगर क्या समझे सर, इनकी समझे 2:2 में और साथ वाला भी 2:2 ही हो। हाँ, जैसे फर्स्ट करो वो लिखा हुआ है 2 और दूसरा उसके करस्पॉन्डिंग लिखा 4/2, 4/2 भी 2 ही होता है। यस सर। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमेशा इक्वल होंगे जब दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे। चलिए ठीक नेक्स्ट है करो सर। आगे क्वेश्चन। यस सर। अगेन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये वही चीज है, आप सपोज कर लीजिए मैं ये सो फर्स्ट स्टेप इनवर्स निकालना है इसका। A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A क्या बनेगा इसका जी, इंटरचेंज कर दें और इनके साइन चेंज कर दें। ये निकला है जी एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 into
-4 -1 into 5, ये 3 into -4 भी कर सकते हैं, -4 into 3 एक ही बात है, पर मैं आपके सामने के लिए पहले -4 लिख देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई करें, नीचे क्या आ जाएगा, पहले ये नीचे देखिए, -12 + 5 -7 आ जाएगा ना, तो -7 डिवाइड कर रहा है सारों से, तो -4 over -7, -1 over -7, 5 over -7, 3 by -7. So final answer will be +4 over 7 और -1 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1/7, 5 over 7 माइनस, चलिए चलें, ये अब आगे चलते हैं। हम ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ये भी आए थे मैट्रिसेस के, तो बहरहाल पार्ट वाइज क्वेश्चन होता है, तो करना वही है जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी होती है इसमें, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा आपको नजर आएंगे, अगर आप क्लासीफाइड देखें या पास पेपर के क्वेश्चन देखें, तो काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसे क्वेश्चन नजर आएंगे जो लॉन्ग होते हैं मैट्रिसेस रिलेटेड। सो लिखा हुआ है, नाया मेक्स टी-शर्ट्स, the matrix M shows the number of T-shirts of different types she makes in 1 week. ठीक है ना, आई थिंक जो भी डिजाइनर है, जो भी बनाती है, तो जो प्रोडक्शन है वो क्या है, स्मॉल टी शर्ट की जो है ना, मैन के लिए 10, एक वीक में 10 बनाती है, लिखी हुई है 10, मैन के लिए 10 है, ये मीडियम साइज की जो है ना मैन के लिए 25 है, लार्ज 30 टी शर्ट बनती मैन की, क्लियर, ऐसे लिखा हुआ मैट्रिक्स। एंड व्हाट अबाउट वेमेन, वेमेन के लिए 20 है, स्मॉल साइज, मीडियम साइज 40 बनाती है, और वेमेन के लिए लार्ज साइज 25। क्लियर हो गया, समझ आ गई मैट्रिक्स ऐसे लिखा हुआ यस है। सर, यस सर। Alright. Next है जी, Naya sells all of these T-shirts to a shop. जारी और प्रोडक्शन का किसी शॉप है, क्योंकि वो खुद नहीं बेच रही बल्कि शॉप को प्रोवाइड करेगी, शॉप आगे जो है ना लोग कस्टमर्स को देगा, तो एक समझी इसकी फैक्ट्री है टी शर्ट्स की, ठीक हो गया। अच्छा, she charges $5 for each small T-shirt, $6 for each medium T-shirt, और लार्ज के लिए उसने रेट रखा हुआ है, ये किसको दे रही है, $8। $8 पर टी शर्ट। मैन वेमेन का मसला नहीं है, जो भी पहने, जो भी हो, ठीक है ना, मैन हो वेमेन हो, तो जो स्मॉल के लिए 5 है, मीडियम 6 और लार्ज 8 है, ठीक है। तो represent यस सर। these amounts, whether these amounts 5, 6 और 10, इसको आप 3/1 कॉलम मैट्रिक्स में, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इसकी जो कॉलम है एक ही होगा, पढ़ाया था ना अभी यस सर। आपको। पहला क्या है जी, 5 है, दूसरी क्या है 6 है, और तीसरी क्या है, तीसरे का रेट, ये कॉलम मैट्रिक्स 8। 2/1, ये आंसर। क्लियर, एक नंबर यस सर। मिल गया आराम से। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। अगर ऑर्डर आपको पता ही नहीं ऑर्डर क्या चीज़ किस तरह लिखते हैं, तो आपका जज नहीं कर सकता, आप उसका इस तरह लिख दो ऐसे, जो कि रॉन्ग है आंसर, ये गलत है ना, ये वाला, ये ट्रू है, सही है। ये रो मैट्रिक्स है, ये 1/3 है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 1/3 है, तो ये वाला नहीं लेना, हमें 3/1 लेना था। क्लियर, यस सर। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। वर्क आउट P इज इक्वल टू एम एन। अब P क्या भाई, और N क्या है, ये N है और ये M है, तो लिखा हुआ है P इज इक्वल टू एम एन,
इज इक्वल टू mn का मतलब है कि m को आपने मल्टीप्लाई करना है n के साथ। क्लियर है? तो m क्या है ये लिखा हुआ है, लिखें जरा तो सामने तक एक समझ आ जाए। जगह बहुत कम है लेकिन फिर लिख देते हैं हम। 10 20 25 40 30 and 25। ये तो हो गया m। अब n क्या है? 5 6 8। So this is actually m and this one is n। यही है ना, वो पता है। अब आपने ये करना है मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्योंकि साइन बीच में नहीं लगा हुआ है m n के दरमियान, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है भाई? आपको पढ़ाया था कल। आप रो इनटू कॉलम। रो इनटू कॉलम। फर्स्ट रो लेंगे इसकी, ये करेगी मल्टीप्लाई एक ही कॉलम से, एक ही कॉलम है। इसी तरह आप लेंगे उसके बाद सेकंड रो और वो मल्टीप्लाई करेंगे उसी कॉलम के साथ। क्लियर हो गया? चलिए जी करते हैं फर्स्ट रो। तो 10 इंटू 5 हो जाएगा प्लस 25 इंटू 6 प्लस 30 इंटू 8। हो गया पहली रो पूरी और कॉलम हो गया। फर्स्ट रो कॉलम फर्स्ट कॉलम हो गया। आगे कोई कॉलम ही नहीं, सिर्फ आगे मैंने गैप नहीं दिया। अब चूंकि सेकंड रो है तो नीचे आना। अब जब भी सेकंड रो से मल्टीप्लाई करें नीचे आपने लिखना है उसके, सेकंड रो में आके। एक मिनट है। अच्छा जी, तो सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 20 इंटू 5 प्लस 40 इंटू 6 प्लस 25 इंटू 8। ठीक है, भी समझ आ गई? मैं डायरेक्ट इधर आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो 10 इंटू 5 50 आ गया। 50 प्लस ये हो जाएगा 150 200 200 प्लस 200 240 आ जाएगा मेरे पास 440।